बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। आज हम लोगों का कलेक्शन ऑफ डेटा का अगला पोर्शन है। जो बच्चे स्टार्टिंग से इस चैप्टर को नहीं सुना जिन्होंने, उनके लिए मैं एक बार बहुत क्विक रिकॉल करवा दूं, सो दैट सभी बच्चों को समझ आ जाए कि आज की क्लास किस सीक्वेंस में चलने वाली। बच्चों याद करो, मैंने आपको जो बताया था वो कलेक्शन ऑफ डेटा बताया था। जो बच्चे क्लास में रेगुलर रहते हैं वो मेरी बात को बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। बेटा डेटा का मतलब सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है। भाई डेटा का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डेटा बोलते हैं, राइट। और वो डेटा कई बार हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग वही डिस्कशन करने वाले हैं कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो कितने टाइप का होता है। आपको मालूम है ये जो डेटा होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा कौन सा होता है बेटा? सेकेंडरी। फिर मैंने बताया था कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के बेटा बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें 4 मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। सबसे पहला था डीपीआई, मतलब डायरेक्ट पर्सनल क्या बेटा? इन्वेस्टिगेशन। दूसरा मेथड मैंने बताया था इनडायरेक्ट ओरल क्या बच्चों? इन्वेस्टिगेशन। एक मैंने बताया था आईओआई और एक था बेटा क्वेश्चन आयर। एक था बेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्या बेटा? कॉरेस्पॉन्डेंट। ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। टेलीफोनिक भी था, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एक दो मेथड और नए पढ़ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है बेटा सेंसस मेथड और एक होता है बेटा सैंपल मेथड। बात आता है सर सेंसस और सैंपलिंग मेथड क्या होता है? सेंसस का मतलब जनगणना, मतलब ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स विल बी एग्जामिन्ड, मतलब हर एक आइटम से आपको इन्फॉर्मेशन लेना। मैं वही समझा रहा हूँ, ध्यान देना। मान लो बेटा, ध्यान से मेरी बात को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना। ये मान लीजिए एक पूरा इन्वेस्टिगेशन एरिया है जो मैंने सर्कल बनाया। यहाँ से हमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, राइट। इसमें अगर कोई एक इंडिविजुअल बंदा है, ये एक इंडिविजुअल बंदा है और ये एक इंडिविजुअल बंदा है, अगर केवल मैं दो बंदों से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं जिसका मैंने एक नाम भी दे दिया है, इसका नाम क्या है बेटा? सैंपल। अगर बेटा इन्वेस्टिगेशन एरिया में से हर एक आइटम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करके कुछ सेलेक्टिव आइटम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं, दैट मेथड इज नोन एज क्या बेटा? सैंपल मेथड। सैंपल मेथड में सभी आइटम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जाती है। बट जो सेंसस मेथड होता है, इसमें बेटा जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो किससे होती है? ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। हर एक आइटम से अगर मैं डेटा को कलेक्ट कर रहा हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? सेंसस मेथड। अब देखो सेंसस मेथड के अपने कुछ प्लस पॉइंट है और अपने कुछ माइनस पॉइंट है। सैंपलिंग के भी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं और अपने कुछ क्या है बेटा? डिसएडवांटेज। तो हम सबसे पहले इन दोनों का मीनिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर एक डिफरेंस करेंगे जो कि 4 मार्क्स के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ऊपर हेडिंग डालो, लिखना सेंसस मेथड। लिखना बच्चों सेंसस मेथड का मतलब क्या होता है? सेंसस मेथड लिखें बेटा। अंडर दिस मेथड, सेंसस मेथड का मीनिंग बता रहा हूं मैं। अंडर दिस मेथड, अंडर दिस क्या बेटा? मेथड all data are collected. Under this method all data are collected. Under this method all data are collected by each and every item of the universe. Collected by each and every item of the universe. By each and every item of the क्या बेटा? Universe. लिखना this method is generally adopted, this method is generally adopted when area of investigation is limited. ये मेथड केवल वहां पर एप्लीकेबल होगा बेटा जहां पर एरिया कैसा होगा बेटा? छोटा होगा, क्योंकि हर एक आइटम से इंफॉर्मेशन मैं जब भी कलेक्ट कर सकता हूं जब नंबर ऑफ आइटम लिमिटेड हो। अगर बहुत सारे नंबर्स होंगे वी कांट से कि भाई हर एक बंदा हर एक बंदे से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएगा। हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। दिस मेथड इज जनरली अडॉप्टेड व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, when area of investigation is क्या बेटा? limited and extensive study of population is required and या फिर लिख लो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। जब बेटा हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं इस मेथड को यूज करता हूं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो मैंने आपको देखो सेंसस मेथड में दो बड़ी बातें बताई। सेंसस मेथड की पहली बात है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो किससे की जाती है बेटा? किससे की जाती है?
ईच एंड एवरी आइटम, सभी बंदों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये मेथड वहीं पर लगता है जहां एरिया कैसा होता है बेटा, लिमिटेड या फिर स्मॉल, और बेटा जहां आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, जहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, वहां पर आप इस मेथड को आसानी से लगा सकते हो। क्योंकि सोचो, जब इन्वेस्टिगेटर 1 to 1 जाएगा और एक एक बंदे से बात करेगा, तो इन्फॉर्मेशन की जो कलेक्शन होगी वो कैसी होगी बेटा, मैसिव, ज्यादा होगा, और वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भी रोल प्ले करता है। आइए सर दूसरा मेथड के बारे में थोड़ा सुनते हैं, लिखें सैंपल मेथड। सेकंड है बेटा, सेकंड मेथड है सैंपल मेथड या सैंपलिंग मेथड लिख सकते हो। सैंपल तो एक एलिमेंट होता है, दैट इज सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग मेथड लिखिए, सैंपलिंग मेथड क्या है, when only some representative when only some representative when only some representative item of a population when only some representative item of a population are selected are क्या बेटा, selected and data collected from these items and are selected and data collected from these items are used for analysis, then it is known as sampling method. Then it is known as क्या बेटा, sampling method. Analysis, then it is known as sampling method. Right? तो सेंसस और सैंपलिंग का बेसिक बुनियादी मतलब समझ आ गया। सेंसस मेथड बेटा वहां पर होता है जहां पर क्या होता है, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है बच्चों, स्मॉल होता है, और सैंपल में एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ज्यादा। तो मैं आपको कुछ इसकी मेरिट्स भी बताता हूं, कुछ डीमेरिट्स, और फिर इसकी भी मेरिट्स बताऊंगा और डीमेरिट। तो ऊपर हेडिंग डालकर लिखना मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। सेंसस मेथड को करने के फायदे क्या हैं बच्चों, अगर हम लोग ईच एंड एवरी आइटम इन्फॉर्म्ड ले रहे हैं तो इसका हमें क्या एडवांटेज है। मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड में पहला है डिटेल्ड, लिखना बेटा, डिटेल्ड स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, डिटेल्ड स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ये बेटा एक सबसे बड़ा मेरिट है। अगर मान लीजिए मैं इस मेथड को लगाऊंगा तो मुझे एक इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बहुत डिफरेंट जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डाटा एक बार कलेक्ट होगा बट उसके यूजेस क्या होंगे, बहुत सारे। जैसे मान लो मैं तुम्हारे पास 1 to 1 गया, मैंने एग्जांपल पहले भी दिया है, मैंने पूछा भाई तुम्हारे कितने कितने मार्क्स आए हैं, मेरा मेन टारगेट था तुम्हारे मार्क्स पूछना, तो मैंने मार्क्स तो आपसे पूछ लिए, साथ में ये भी पूछा कि 10th क्लास में क्या क्या ट्यूशन पढ़ा था, तो बच्चों ने बोला मैथ्स एंड साइंस। एक मुझे बात समझ आ गई कि कितने बच्चे मैथ्स को प्रेफर कर रहे हैं और साइंस को। तीसरी बात मैंने पूछ लिया कि तुम 10th में जब पढ़ रहे थे क्या तुमने अपने करियर कोर्स के बारे में पहले सोच लिया था। आधे बच्चों ने कहा यस, आधों ने क्या कहा बेटा, नो। तो ये डाटा मेरे लिए और भी काम आएगा कि अगर मैं बच्चों को फर्दर एनालिसिस करूंगा कि कौन सा बच्चा कौन से कोर्स में जाने वाला है, तो मैं 10 से ही बच्चों को पकड़ना स्टार्ट कर दूं। इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूं, जब आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हो तो डाटा आपको बहुत ज्यादा यूजफुल मिलता है, जिसको एक टाइम पर आप बहुत जगह क्या कर सकते हो बेटा, इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए इस मेथड की खूबसूरती है, जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी होगी बेटा, डिटेल्ड। लिखना बच्चों, डिटेल्ड स्टडी ऑफ पॉपुलेशन लिखना। इट प्रोवाइड्स, थोड़ा सा एक एक लाइन लिख लेते हैं, इट्स प्रोवाइड डिटेल्ड एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, डिटेल एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन covering many facts of the problem, covering many facts of the problem, which helps to covering many facts of the problem, covering many facts of the problem, which helps to, which क्या बेटा, helps to develop more detailed information, which helps to develop more detailed information, more detailed क्या बेटा, इंफॉर्मेशन। बात समझ आ गई मैं आपसे क्या कह रहा हूं।
सेकंड पॉइंट लिखना बेटा, इसकी सेकंड मेरिट क्या है? हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ क्या बेटा? एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। भाई साहब इस डेटा के ऊपर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, रिलायबल कर सकते हो, क्योंकि बेटा ये डेटा एक ऐसा तरीका है जिसमें हम सभी आइटम से इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं बच्चों? कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। पॉइंट समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि बेटा ये यूजफुल है लिखना। एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड, every item of the population is observed, every item of the population is observed, every item of the population is क्या बेटा? Observed personally, every item of the population is observed personally. It is possible to collect, it is possible to collect, it is possible to collect highly accurate and reliable information. It is possible to collect, it is possible to collect क्या बेटा? Highly accurate and reliable information. Personally, it is possible to collect highly accurate and reliable information. बेटा तीसरा लिखना बेटा, तीसरी इसकी मेरिट क्या है? कलेक्ट हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। तीसरा पॉइंट लिखना बेटा, ये एक इकलौता मेथड है जो वहां यूज हो सकता है जहां पर सारे आइटम ही अलग अलग नेचर के। मुझे एक बात बताओ, अगर सारे आइटम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं, जिसको डिफरेंट को मैं एक टर्म बोल देता हूं हेट्रोजीनियस, सुना है बेटा आपने कुछ? एक होता है होमोजीनियस और एक क्या होता है बेटा? हेट्रो का मतलब क्या होता है? अलग अलग। जहां पर बेटा अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के लोग रहते हैं, वहां पर मैं इस मेथड को अडॉप्ट कर सकता हूं। बट सैंपलिंग मेथड ऐसी जगह यूज नहीं होता। सैंपलिंग मेथड केवल वहां यूज होगा जहां सारे आइटम कैसे नेचर के? होमोजीनियस, एक तरीके के। तो अलग अलग सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी हम इस मेथड को आसानी से यूज कर सकते हैं। लिखना बच्चों, क्या बोला? थर्ड पॉइंट कुछ लिखवा है मैंने भी? लिखना हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस और डिफरेंट आइटम्स, heterogeneous or different items of population are examined, heterogeneous or different items are examined, item of population are examined या examined। सिंपल सी कहानी है, इसमें अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। ब्रैकेट में एक और लिख लो, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स, study of complex nature of investigation, study of complex nature of investigation। जहां पर हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो नेचर है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूज्ड है, डिफरेंट है, वहां पर हम इस मेथड को यूज करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। राइट बच्चों, तीन तरीके मैंने आपको, तीन मेरिट्स बता दिए। अब मैं कुछ चर्चा करने वाला हूं इस मेरिट्स के अलावा। इसकी बेटा कुछ हमारी क्या है बेटा? डीमेरिट, लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन लिखना भाई साहब, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। डीमेरिट्स में पहला है, ये बहुत ही ज्यादा कैसी टेक्निक है बेटा? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों है, कोई मुझे बताएगा? घर घर जाना है तो इन्वेस्टिगेशन ट्रेंड चाहिए, और ट्रेंड पर्सन को अगर हायर करोगे तो उसके खर्चे भी क्या होंगे बेटा? ज्यादा होंगे। राइट, तो इसमें एक्सपेंसिव टेक्निक होती है। लिखना बेटा एक्सपेंसिव, लिखना। हाँ, एरिया छोटा होता है, वो छोटे को भी कवर करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। क्योंकि बेटा 1 to 1 जाना है, तुम्हारी सोसाइटी में मान लो 500 फ्लैट है, तो 500 फ्लैट में जाने के लिए एक बंदा जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप 10-15 हैं, हाँ इसी मेथड से होती है, बट वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं होती है। ठीक है, हाँ कुछ कह रहे थे? हाँ, डायरेक्ट की तरह ही है। लिखना बेटा एक्सपेंसिव, since the data are, since the data are obtained by, since the data are obtained by every item of the population, since the data are obtained by every item of the population, since the data are obtained by every item of the population, it is very expensive method, it is very expensive method, especially in case of large population, it is very expensive method especially in case of large क्या बेटा?
इफ द पॉपुलेशन साइज विल बी हाई और हम इसी मेथड को लगा रहे हैं तो भाई साहब खर्चा और भी क्या हो जाएगा, 3 गुना 10 गुना बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। बेटा सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड डिसएडवांटेज, नीड मोर टाइम एंड मैन पावर, नीड मोर टाइम एंड मैन पावर। ये तो मुझे बताने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटा, इसमें ज्यादा लोग और ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है, जब ही तो एक्सपेंसिव हो जाता है। तीसरा लिखना, नीड मोर टाइम एंड क्या बेटा, मैन पावर। थर्ड पॉइंट लिखना, नॉट सुटेबल फॉर होमोजीनियस आइटम्स। बेटा ये मेथड होमोजीनियस आइटम्स के लिए यूजफुल नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर होमोजीनियस आइटम मतलब जहां पर सब सेम नेचर के हैं वहां पर हम इस मेथड को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा रिजल्ट आपको फ्रूटफुल नहीं मिलेगा। राइट, तो बच्चों मैंने अभी तक आपको पहला मेथड कंप्लीट करा दिया है। अब मैं चर्चा करने वाला हूं दूसरे मेथड की, जो कि है सैंपलिंग। लिखना बेटा फटाफट, मेरिट्स ऑफ सैंपलिंग, मेरिट्स ऑफ सैंपलिंग मेथड। भाई साहब सैंपलिंग मेथड के क्या फायदे हैं? मेरिट्स ऑफ सैंपलिंग मेथड, पॉइंट नंबर 1, ये पहला पॉइंट तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसमें खर्चा क्या होता है बेटा, कम होता है। लिख लो, क्या लिखोगे, लेस एक्सपेंसिव या चीपर। लेस एक्सपेंसिव है बेटा, इसमें जो खर्चे आते हैं वो आपके कम आते हैं, क्योंकि ज्यादा मैन पावर नहीं चाहिए, बल्कि डाटा हम किससे कलेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों, सैंपल से। और सैंपल तो 2 4 10 ही होंगे, तो उनमें खर्चा भी क्या आएगा, कम आएगा। दूसरा लिखना, ग्रेटर स्पीड ऑफ कलेक्शन डाटा, ग्रेटर स्पीड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। ये एक अच्छा फायदा है कि इस मेथड से हम डेटा जल्दी फास्ट कलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेटर स्पीड ऑफ कलेक्शन डेटा, जैसे मान लो मुझे तुम्हारे पूरे स्कूल के बच्चों का बिहेवियर समझना है, तो मैं हर एक बच्चे के 12th तक स्कूल है, 12th में इतने सारे सेक्शन है, इतने सारे बच्चों से बात करना प्रिंसिपल के लिए टफ है, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बुला लेता है, जो मॉनिटर है वो एक तरीके से ब्रीफ रिपोर्ट करके चला जाता है। तो वो जो तरीका हुआ ना बेटा, वो कौन सा है, सैंपलिंग मेथड का ही एक तरीके से पार्ट कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखना बेटा, नेक्स्ट होता है बेटा साइंटिफिक अप्रोच है। इसका एक फायदा ये है कि साइंटिफिक अप्रोच है, आपको हर एक इंडिविजुअल को एग्जामिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनके सारे आइटम एक जैसे नेचर के हैं तो साइंटिफिक अप्रोच। और नेक्स्ट लिखना, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसी या एडमिनिस्ट्रेटिव यूज। ये ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर मुझे ऑफिशियल काम करना हो वहां पर हम सैंपलिंग सर्वे आसानी से कर सकते हैं। बेटा इसके कुछ डीमेरिट्स लिख लो। ग्रेटर एक्यूरेसी, फास्ट स्पीड के रिस्पेक्ट में सही बोल रहा है वो, इसलिए मैंने वो पॉइंट लिखवाया नहीं। लिखना बेटा डीमेरिट्स क्या है। पहला डीमेरिट जो कि बहुत ही खतरनाक है कि भाई साहब रिप्रेजेंट को सिलेक्ट करना अपने आप में चैलेंज है ना, क्या पता वो सैंपल ही हमने गलत सिलेक्ट कर लिया तो क्या ये मेथड कोई काम का रह जाएगा बच्चों, नहीं। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, पहली डीमेरिट लिखना बेटा, डिसएडवांटेजेस ऑफ सैंपलिंग मेथड में फर्स्ट पॉइंट लिखना, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल। इसका मतलब समझ लो, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल। भाई साहब मैंने ऐसा सैंपल सेलेक्ट कर लिया जो बेटा डेटा प्रोवाइड करने में कैपेबल नहीं है, तो क्या मुझे सही इंफॉर्मेशन मिलेगी बेटा? मैंने इसको क्लास मॉनिटर बना दिया, ये डेटा देगा, और ये तो अपने कंफ्यूज में रहता है, क्या ये भाई मुझे सही डेटा दे पाएगा? ये अपनी जिंदगी गा देगा, सर मेरे साथ वो हो गया ये हो गया, क्या ये डेटा देगा? नहीं, मैंने सैंपल क्या कर दिया बेटा, गलत। नहीं, उल्टा भी हो सकता है, क्या पता अच्छा बच्चा भी हो। सेकंड पॉइंट लिखना बेटा, सेकंड पॉइंट, बाइज इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल। कई बार बेटा पक्षपात कर देते हैं, पार्शियलिटी कर देते हैं। बाइज इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल, मेरे को अपने मन पसंदीदा इन्वेस्टिगेटर कई बार क्या करता है, जो उसको अच्छा लगता है उसको सैंपल बना देता है, और वो क्या पता डिजर्व ना करता हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी सैंपलिंग मेथड खराब हो जाता है। इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल, बाइज इन द सिलेक्शन ऑफ क्या बेटा, सैंपल। अगर मैंने सैंपल को सिलेक्ट करते वक्त पक्षपात पार्शियलिटी कर दी तो भाई साहब सारा गेम खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट लिखना, लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बच्चों सैंपलिंग मेथड वो यूज कर सकता है जिसे सैंपल सर्वे यूज करना आता हो, जो टेक्निक को समझता हो। जो बेटा लेमैन बंदा है वो इस मेथड को यूज नहीं कर सकता। ये इसकी एक क्या है बेटा, डिसएडवांटेज होती है। आइए सर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े।
सभी बच्चे ध्यान देना। अब हम लोग एक लास्ट मुद्दे पर आ गए हैं। सर सेंसस और सैंपलिंग मेथड आपने समझा तो दिया, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कि 4 मार्क्स में आएगा। बड़े जल्दी से मैं कंप्लीट करा रहा हूं। सेंसस मेथड और बच्चों कौन सा मेथड, सैंपलिंग मेथड। पहला मैथ पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी सर, पहला पॉइंट क्या है, कोई बताएगा? एक्स चल तो बोल रहा है तो बोल देता हूं। वैसे बेटा सेंसस मेथड वो है जिसमें हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो ईच एंड किससे करते हैं, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन। हम लोग हर एक आइटम से डेटा कलेक्ट करते हैं, और इसमें डेटा केवल किससे कलेक्ट होता है बेटा, सैंपल से। दूसरा पॉइंट बेटा, ये वहां एप्लीकेबल होगा जहां पर एरिया कैसा होगा, स्मॉल। और ये कहां एप्लीकेबल होगा बच्चों, जहां एरिया कैसा है, लार्ज। बेटा तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसमें ओरिजिनलिटी और एक्यूरेसी कैसी होगी बेटा, ज्यादा। और इसमें कैसी होगी बेटा, लेस होगी। पॉइंट नंबर 4, इसमें टाइम क्या लगेगा बच्चों, ज्यादा। इसमें टाइम क्या लगेगा बेटा, कम। ये वहां पर एप्लीकेबल होगा जहां पर सारे आइटम कैसे नेचर के हैं, हेट्रोजीनियस। और ये कहां लगेगा बेटा, जहां पे सभी आइटम कैसे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप दोनों में से मुझे ये बताओ गलती कहां पता लगा सकते हो फास्ट। अगर एरर कोई हो गया, कोई मिस्टेक हो गई ड्यूरिंग द कलेक्शन, तो आप दोनों मेथड में से नहीं सर। सेंसस में अगर तू गलती लगाएगा, मान ले 400 आदमी ने तूने 1 to 1 करा, क्या 400 के बाद दोबारा जाएगा पूछने गलती कहां हो गई? बेटा आसानी से आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर कहां कर सकते हो, क्योंकि सैंपल में तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, कुछ बंदे होते हैं। कुछ बंदों से बात करना इजी है या सभी लोगों से बात करना दोबारा इजी है, कुछ बंदों से ना। तो यहां पर आप आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर सकते हो, बट इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर क्या है बेटा, डिफिकल्ट है। मैं भी ये सब नोट करा रहा हूं तमीज से। बीच में एक लाइन खींचो, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो मेरी गंदी आदत है। बीच में एक लाइन खींचो, लिखो सेंसस और सैंपलिंग मेथड। हाँ भाई, जो बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं, 3 बच्चे हैं शायद, 2। आरुषि सिद्धि का समझ आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, वो अभी आएगा, अभी लिख। सेंसर्स और सैंपलिंग में डिफरेंस लिखो बेटा। थर्ड वाला बेटा, ओरिजिनल एंड एक्यूरेसी इसमें ज्यादा होती है। अभी मैं सब लिखवा रहा हूं, लिखना सेंसस का फर्स्ट पॉइंट लिखना। अंडर दिस मेथड, सेंसस और सैंपलिंग में डिफरेंस छोटा सा बेटा। अंडर दिस मेथड each and every under this method each and every item of the population, under this method each and every item of the population are examined. Under this method each and every item of the population are क्या बेटा, examined. वहां लिख लेना। Under this method only information are collected through samples. Under this method only information are collected through samples. मतलब भाई सभी आइटम्स को एग्जाम करा ही नहीं जाता है कि हाँ, सैंपल और रिप्रेजेंटेटिव बातें की है बेटा। पॉइंट नंबर सेकंड, दिस मेथड इज मोर सुटेबल, दिस मेथड इज मोर क्या बेटा, सुटेबल वेयर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। ये मेथड बेटा वहां एप्लीकेबल होगा जहां एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है बेटा। दिस मेथड इज सुटेबल वेयर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। पड़ोस में खुद लिख लो, एरिया कैसा होना चाहिए बच्चों, लार्ज होना चाहिए। हाँ जी सर, इसमें एरिया कैसा होगा, लार्ज। सैंपलिंग तो हम बड़े एरिया में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक में स्मॉल एरिया और एक में क्या है बेटा, लार्ज है। पॉइंट नंबर कौन सा बेटा, पॉइंट नंबर थर्ड लिखना। दिस मेथड प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा। दिस मेथड प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा। भाई साहब ये आपको बिल्कुल सही और ओरिजिनल डेटा प्रोवाइड करता है, मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा। और वहां पर लिख देना मोर की जगह लेस एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा, लेस एक्यूरेट एंड रिलायबल क्या बच्चों, डेटा। डन। ये ज्यादा अच्छा देता है और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है। यहां पर लिखना, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस,
ऑब्वियसली वन टू वन डेटा कलेक्शन इज नॉट एन इजी टास्क, राइट? तो इट विल टेक मोर टाइम, तो इसलिए इसको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कहा गया है। और वो लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बेटा, उसमें समय कम लगता है। मोर टाइम कंज्यूमिंग और दूसरा है लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लिखना, यहां लिखना, दिस मेथड इज मोर यूजफुल, दिस मेथड इज मोर यूजफुल, दिस मेथड इज मोर यूजफुल where data are heterogeneous in nature, where items लिखना, डेटा नहीं बेटा, where items are heterogeneous in nature, हाँ एलिमेंट्स भी लिख सकते हो। this method is more useful where, क्या बोला मैंने, items are heterogeneous in nature, वहां heterogeneous की जगह homogeneous लिख दो। hetero की जगह क्या लिखोगे बेटा, homogeneous in nature, hetero की जगह मैंने आपको बोला homogeneous in नेचर। पॉइंट समझ आ गया? डन बेटा। लास्ट पॉइंट लिखना, सेंसस के अंदर, सेंसस मेथड में लिखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ एरर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ एरर्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, it is very difficult to find out any kind of errors during the investigation। बेटा इस मेथड में गलतियों का पता लगाना अपने आप में चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब ये मेथड आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, और रिपीट करने का मतलब है दोबारा से टाइम लगाओ, पैसा लगाओ, इन्वेस्टिगेशन करो, तो वो डिफिकल्ट काम है। और ये कैसा है बेटा, इजी। रिवर्स लिख लो, वहां पर डिफिकल्ट की जगह क्या करोगे बेटा, इजी। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये दो मेथड्स के बारे में थोड़ी स्टोरी समझ आ गई होगी। आज हमने कौन कौन से मेथड करे हैं बेटा, सेंसस मेथड और दूसरा कौन सा था, सैम्पलिंग। दोनों क्लियर हो चुका है। इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, अभी आप पहले फटाफट देखो चैप्टर 1, 2 और अभी तक में कोई डाउट है तो पूछो। स्टैट्स को शुरू से हाँ स्टैट्स को, हाँ सेकंड चल रहा है बेटा, फर्स्ट सेकंड जितना भी अभी तक करा उसमें देखो कहीं कोई डाउट आ रहा है तो फटाफट से मुझसे पूछ लो। सिद्धि बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट 2 में कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। हाँ हो जाएगा, कोशिश मेरी रहेगी, करा दो। थर्ड पार्टी से ले रहे हो बट वो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, मतलब देखो हाँ आई होगी तो तरीका बदल गया उसी के। ठीक है, कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। तेरे को क्या दिक्कत है भाई, चेक कर देता हूँ।